Hello, good evening, dear students. I'm Satish Vasist, and again, come back. Dear student, today's our topic Advent of European Companies. यूरोपियन कंपनीज का भारत में आगमन। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है, अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इस चैप्टर को पढ़े बिना हम मॉडर्न हिस्ट्री को आगे नहीं ले जा सकते। यानी कि एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज, भारतीय कंपनियों का आगमन कब हुआ था, कैसे हुआ था, उसके पीछे कुछ रीजंस थे। वो रीजन क्या काम कर रहे थे, क्या सीधा वास्को डिगामा इंडिया में आ गया था या उसके पीछे कुछ और कारण थे जो कि विश्व इतिहास को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे थे। उन्हीं कारणों को जानकर के आप अच्छी तरह से इस लेसन को जान सकते हैं। अगर आपको इस लेसन को आप ध्यान से पढ़ते हैं तो आप बहुत सारी मॉडर्न हिस्ट्री की नॉलेज जो है गेन कर पाएंगे, और गेन करने के साथ साथ आप मॉडर्न हिस्ट्री को जोड़ करके एक दूसरे से संबंधित करके आप अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे। सबसे पहले आपको इस लेसन को समझना निहायत ही जरूरी है। ये लेसन किसी क्लास के लिए नहीं है, ये 8th to 12th क्लास जो भी बच्चा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ता है या मॉडर्न इतिहास उनके सिलेबस में है, उन सभी के लिए आवश्यक है। और वैसे भी एक जीके के लिए, जीएस के लिए भी ये बहुत ही अच्छा वीडियो है। इसको आप जो है लगातार देखते रहिएगा और इसको जो है आप देख करके अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइएगा, क्योंकि ये छोटे लेवल पे यानी 8वीं 9वीं में हमें जो बातें जाननी चाहिए वो कई बार हम मिस कर देते हैं, केवल रटी रटाई बातों को पढ़ते हैं जो कि सही नहीं है। हमें उन बातों को समझना होगा कि ये जो यूरोपियन कंपनीज थी वो भारत में आई क्यों थी, और आई थी तो उनके पीछे रीजन क्या था। ठीक है, तो टुडे वी आर टॉक अबाउट एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज, यूरोपियन कंपनीज का भारत में आगमन। उससे पहले मैं आपको कुछ विश्व के इतिहास के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड में चल ही क्या रहा था जिसकी वजह से यूरोपियन कंपनीज को जो है एशिया की तरफ रुख करना पड़ा। कोई तो रीजन चल ही रहा होगा, तो आपको ध्यान से देखना है, एक बार देखिएगा। अगर हम बात करें, ठीक है, ठीक है, आपको नजर आ रहे हैं। तो ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है, ये हमारा साउथ अमेरिका है, इसके अलावा ये हमारा यूरोप है, ये हमारा अफ्रीका है और ये हमारा एशिया है। ठीक है, क्या रीजन थे कि जो यूरोपियन कंपनीज थी वो भारत में आई। एक एक बात को आप ध्यान से समझना कि कहां कहां से खोज हुई और कैसे इन कंपनियों ने दूसरे देशों को इन्वेंट करना शुरू किया। तो देखिए, आपको दिखाई दे रहा है ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया मेडिटेरियन सी कहलाता है। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं भूमध्य सागर। ठीक है, ये एरिया जो अफ्रीका को, यूरोप को और एशिया को कनेक्ट कर रहा है, ये क्या कहलाता है, मेडिटेरियन एरिया। इस एरिया में 3rd सेंचुरी की मैं बात कर रहा हूं, 3rd सेंचुरी की, तीसरी शताब्दी की मैं बात कर रहा हूं। यहां पर एक एम्पायर हुआ करता था जिसको हम रोमन एम्पायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रोमन एम्पायर बोलते थे, रोमन एम्पायर, इस पूरे एरिया पर। ठीक है, इस पूरे एरिया को 3rd सेंचुरी में ही 2 भागों में डिवाइड हो गया ये। ठीक है, ये जो एरिया था ये 2 भागों में डिवाइड हो गया। एक की कैपिटल थी प्रेजेंट डे की रोम, जो कि आज भी रोम को आप जानते हो, और एक की थी कैंस्टेपॉल, कैनेस्टेपॉल। ठीक है, बेजेटाइन भी जिसको बोलते हैं, बेजेटाइन। आज का ये टर्की का इस्तांबुल है। टर्की जो है, टर्की जो देश है आज के दिन, उसमें जो इस्तांबुल है वो आज इस जगह पर है। इसको कैंस्टाइलपोल भी कह सकते हैं, इसको आप बेजेटाइन भी कह सकते हैं, और इसकी राजधानी थी रोम। इस पूरे रोम साम्राज्य में ही निहित है इनका एक बड़ा प्रश्न
कि कैसे दुनिया में बहुत सारी खोजें हुई। ठीक है, आपको समझ में आया कि ये जो मेडिटेरियन सागर है, इस एरिया में, पूरे एरिया में हम कह सकते हैं कि किन किन का एक पूरा साम्राज्य था, रोमन साम्राज्य। वो दो भागों में डिवाइड हो गया, एक की कैपिटल रही रोम और दूसरा इधर वाला रहा कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, क्या हुआ, एक डेट आपको याद रखनी है। वैसे तो इतिहास में कहते ही हम कि डेट का ज्यादा उपयोग होता है, लेकिन डेट तो केवल हमें सीक्वेंस वाइज हर चीज को बताती जाती है, और बहुत सारी चीजें हैं महत्व की। महत्व का तो यही है कि हम एक घटना को दूसरी से इंटरलिंक करें। ये देखिए, इधर वाला जो एरिया है, ये लगभग 455 के आसपास इस पर अधिकार हो गया जर्मन लोगों का। किनका हो गया? जर्मन का। लेकिन जो ये एरिया है, ये एरिया, ये तुर्की मुसलमानों ने जीत लिया। तुर्की जो मुस्लिम हैं, एक खाना बदूस बंजर बोलते हैं, उन्होंने 1453 में, कब की बात कर रहा हूं, 1453 में इस वाले मेडिटेरियन के इस पार्ट पर, वेजेटेरियन जो पार्ट है, इस पार्ट पर तुर्की के जो मुस्लिम साम्राज्य था उसने अधिकार कर लिया। ठीक है, उसने अधिकार कर लिया। अब हुआ क्या, क्या फर्क पड़ा सर इससे? इससे फर्क ये देखिए, क्या हुआ, जो कभी व्यापार करने के लिए जो देश यहां से एशिया जाते थे, इस तरह से जो एशिया जा रहे थे जो देश, बात समझ में आ रही है आपको? नहीं आ रही तो मैं थोड़ा सा रुकिए, एक बार थोड़ा सा समझना आप। ठीक है, ठीक है, क्या हो रहा था, यहां थे हम भूमध्य सागर में, इस एरिया में, और यहां से जो देश व्यापार करने के लिए एशिया जा रहे थे, एशिया अच्छी तरह से व्यापार होता। अब यहां पर किसका कब्जा हो गया? यहां पर हो गया मुस्लिम साम्राज्य का। ये अब मुस्लिम साम्राज्य हो गया। तो ये यूरोप के ये जो देश हैं इधर वाले, और ये देश, ये यहां व्यापार नहीं कर सकते, यहां जाने का इनका रास्ता बंद हो गया। ठीक है, तो इस वजह से इनको क्या दिक्कत आई? इन्होंने इस चीज को दूर करने के लिए क्या किया, उन्होंने सोचा कि हमें अब इस तरफ से यात्रा करनी होगी, इस तरफ से एशिया जाना होगा। इस तरफ से कहां जाना होगा? एशिया जाना होगा व्यापार के लिए। तो पहला कारण तो रहा व्यापार, यहां लिखते चले जाइए। पहला कारण क्या था? व्यापार, यानी कि ट्रेड। जो खोजें हो रही थी उनके पीछे पहला कारण क्या था? व्यापार। व्यापार में भी क्यों? क्योंकि जो मुस्लिम साम्राज्य था उसने वहां पर जीत लिया था, वो आगे जाने नहीं देते थे। दूसरा, यहां पर अगर हम बात करें यूरोप की, तो यूरोप के बाहर के भागों में दो देश हैं। एक देश है पुर्तगाल और दूसरा देश है स्पेन। ठीक है, एक देश कौन है? पुर्तगाल, यानी कि पुर्तगीज जिसको बोलते हैं, और एक देश है स्पेन। इन देशों में आपस में क्या हुआ देखिए, क्या था, जो पुर्तगाल है, पुर्तगाल, इस पुर्तगाल में एक राजकुमार हुए हैं जिनका नाम है हेनरी फोर्थ। हेनरी फोर्थ, ठीक है, इनकी एक उपाधि थी हेनरी द नेविगेटर। क्या नाम, क्या उपाधि थी इनकी? हेनरी द नेविगेटर इनकी क्या थी? टाइटल थी, उपाधि थी। किसकी? हेनरी फोर्थ की। ये बड़ा ही शौकीन था जहाज चलाने का, पानी के जहाज चलाने का। इसके अलावा वो चाहता था, वो खोज करने का, समुद्रों में जाने का उसे बड़ा अच्छा लगता था, समुद्रों में जाना, खोज करना। किसको? हेनरी फोर्थ को। तो उसने क्या किया, उसने पहली बार वो पुर्तगाल के यहां से चला और उसने यहां तक की यात्रा की। ठीक है, वो यहां तक चला क्योंकि ये कौन है? यूरोप है, और ये कौन है? अफ्रीका। तो वो यूरोप से लेकर के इस रास्ते तक यहां तक आया और इसने एक मैप तैयार किया, मैप, नक्शा तैयार किया। तो बताइए, पहली बार अफ्रीका महाद्वीप में जाने का जो जलीय रास्ता है उसका नक्शा किसने तैयार किया था? हेनरी फोर्थ ने किया था, जो कि एक राजकुमार था पुर्तगाल का। कहां का राजकुमार था? पुर्तगाल का। ये यहां तक आया। अब सीधी सी बात है, मैं आपको बता रहा हूं कि दूसरा रीजन क्या है। दूसरा रीजन है कुछ रूलर्स का इंटरेस्ट होना। रूलर्स यानी राजाओं का इंटरेस्ट, ये राजकुमार था, इसका काफी इंटरेस्ट था। इसी तरह क्या किया इसने, थोड़े ही दिन बाद, ठीक है, थोड़े ही दिन बाद एक दूसरा व्यक्ति पुर्तगाल से चलता है और यहां तक पहुंचता है। ये अफ्रीका का बिल्कुल साउथर्न पॉइंट है, इसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप।
केप ऑफ गुड होप। हिंदी में इसको बोलते हैं आशा अंतरीप द्वीप। क्या बोलते हैं? आशा अंतरीप द्वीप बोलते हैं, इंग्लिश में केप ऑफ गुड होप। इस व्यक्ति ने, जो व्यक्ति पुर्तगाल से चल करके यहां तक आया, तो इसने खोज की केप ऑफ गुड होप की, और इस व्यक्ति का नाम था बार्थ्यूम डियाज। बार्थ्यूम डियाज क्या नाम था इसका? बार्थ्यूम डियाज। ये कहां से चला था? पुर्तगाल से चला था, और कहां आया? केप ऑफ गुड होप, जो कि अफ्रीका का बिल्कुल लास्ट साउथर्न पॉइंट है, उसकी खोज की थी बार्थ्यूम डियाज ने। किसने की थी? बार्थ्यूम डियाज। ये दूसरा व्यक्ति था पुर्तगाल का। अब इसी के साथ पुर्तगाल का तीसरा व्यक्ति भी चलता है। पुर्तगाल का वो तीसरा व्यक्ति कौन होता है? देखिए, पुर्तगाल का तीसरा व्यक्ति होता है, यहां से चलता है और यहां तक जाते हुए वो क्या करता है? रास्ता भटक जाता है और साउथ अमेरिका से इस साइड निकल आता है। ठीक है, गलत रास्ता भटक जाता है, यंत्र उस समय में कम थे। ये पुर्तगाल का ये थर्ड व्यक्ति था, मैगलन। क्या नाम था इसका? मैगलन। अगर जियोग्राफी के विद्यार्थी तो जानते भी होंगे कि यहां पर साउथ अमेरिका में एक स्ट्रेट भी है जिसको मैगलन स्ट्रेट बोला जाता है। ये क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये यहां से होता हुआ यहां आ जाता है, और यहां आने के बाद ये देखता है, क्योंकि यहां आने के बाद कौन सा महासागर आ जाता है? प्रशांत, यानी कि पैसिफिक महासागर में आ जाता है। तो जब उसने देखा, पैसिफिक महासागर को देखा, तो उसने सोचा कि इतना बड़ा महासागर, इतना अथाह, इसी कारण उसने इसको पैसिफिक कहा। क्या कहा? पैसिफिक। बिल्कुल शांत, शांत जल, बड़ा जल राशि जो कि शांत रहती है, उसी को हम क्या कहते हैं? पैसिफिक। तो पैसिफिक का मतलब होता है शांत जल, और पैसिफिक की खोज किसने की थी? मैगलन ने की थी। किसने की थी पैसिफिक महासागर की खोज? मैगलन ने की थी। तीन व्यक्ति आपके सामने आ चुके हैं। सबसे पहले पुर्तगाल का व्यक्ति चला अफ्रीका तक आया, यहां तक के रास्ते की खोज की, हेनरी फोर्थ था वो, हेनरी फोर्थ। सेकंड यहां से चला, यहां केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा, बार्थ्यूम डियाज था वो। कौन था? बार्थ्यूम डियाज था। थर्ड पुर्तगाल व्यक्ति कौन चला और कहां तक पहुंचा? पैसिफिक की खोज की। क्या नाम था? मैगलन। एक यहां पर मैगलन स्ट्रेट भी है, आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब देखिए, अब आपस में पड़ोसी आ गए हैं। पड़ोसी मतलब कि स्पेन। ठीक है, पुर्तगाल तो था ही, ये भी व्यापार करना चाहता था। और फिर इनकी यात्राओं को बढ़ावा कौन दे रहा था? किसने बताया था कि भारत जो है, भारत या फिर एशिया जो है व्यापार के लिए अच्छा हो सकता है? तो एक मार्को पोलो नाम का व्यक्ति, जो कि यूरोप से चल करके एशिया की यात्रा कर चुका था, वेनिस से चल करके और चाइना की यात्रा कर चुका था, एक मार्को पोलो। उसने अपना वृत्तांत लिखा, अपनी एक किताब लिखी, और उसमें उसने बताया था कि एशिया महाद्वीप में व्यापार की असीम संभावनाएं हैं। बहुत सारी ऐसी कमोडिटीज हैं जो कि हमें कहां मिल सकती हैं? एशिया में मिल सकती हैं। ठीक है, तो इन्हीं को देख करके इन राष्ट्रों के मन में ये आया कि हम भी जो है व्यापार करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक बात देखिएगा, अगर पुर्तगाल खोज कर रहा है तो पड़ोसी देश के मन में भी ये रहता है कि हम भी कुछ करें, हम भी कुछ करके दिखाएं। तो स्पेन ने ये कहा, भाई आप भी खोज करिए किसी की, आप भी जो है अपना व्यापार बढ़ाएंगे, हम भी कोई रास्ता खोजिए ताकि हम दूसरे देशों में जा सकें और वहां अपना व्यापार कर सकें। तो सीधी सी बात है, स्पेन के पास प्रेजेंट में ऐसा कोई आदमी नहीं था, लेकिन इसने कहा, राजा ने कहा कि अगर अपने पास कोई है नहीं अच्छा आदमी, तो पैसे में खरीद लो, स्पॉन्सर्ड कर दो उसको। तो उन्होंने एक यात्री को स्पॉन्सर्ड किया, और वो नाम था कोलंबस। क्या नाम था बेटा? कोलंबस। कोलंबस को स्पॉन्सर्ड किया था स्पेन ने। किसने? स्पेन ने क्या किया था? स्पॉन्सर्ड, खरीदा था, पैसे में देकर के खोज करवाई थी। तो वो क्या हुआ, स्पेन से चला और गलती से यहां आ गया। ये यहां पर देखिए, आपको कुछ द्वीप मिलेंगे छोटे छोटे। अच्छा, यहां मैं एक क्वेश्चन और भी क्लियर करूंगा। कई बार कई बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि वेस्ट इंडीज कोई देश है क्या, वेस्ट इंडीज कहीं कोई देश है या क्या, कौन से महाद्वीप का नाम है, कैसा वेस्ट इंडीज नाम क्यों पड़ा, क्या है इसका मतलब। ठीक है, तो मैं आपको इस प्रश्न का भी जवाब यहां पर देने वाला हूं। ये व्यक्ति यहां पर एक टापू पर पहुंचा, कोलंबस,
और ये टापू जो है, सभी टापू ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में काउंट होते हैं, इसीलिए ये कहा जाता है कि अमेरिका की खोज। अमेरिका का मतलब है नॉर्थ अमेरिका भी, साउथ अमेरिका भी, प्लस में ये जो वेस्ट इंडीज है, या इनको कैरिबियाई द्वीप भी बोले जाते हैं, या फिर कैरिबियाई द्वीप समूह भी बोला जाता है, इनको मिलाकर के ही टोटल अमेरिका बनता है। इसकी खोज की थी किसने? कोलंबस ने। कब की थी? ये बात भी आपको याद होनी चाहिए कि कोलंबस 1492 में यहां पहुंच 1492 में यहां पहुंचा था। ठीक है, कोलंबस। अब आप देखिए, कोलंबस वाली बात से आपको समझ आया होगा, कोलंबस यहां आ गया। अब यहां पर क्या है? यहां पर कुछ द्वीप हैं, जैसे आपने सुना होगा जमैका, जमैका जैसे द्वीप है यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत सारे द्वीप मिलकर के ही एक देश बनाते हैं। टोटल उन सभी देशों को मिलाकर के ही क्या बोला जाता है? वेस्ट इंडीज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वेस्ट इंडीज। यानी वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है, ये द्वीपों का समूह है। द्वीपों का आपस में क्या है? समूह है। और इस टोटल समूह को, इस पूरे भाग को क्या बोला जाता है? वेस्ट इंडीज। क्योंकि जब कोलंबस यहां पहुंचा तो कोलंबस ने सोचा शायद मैंने इंडिया को खोज लिया है, इसीलिए इंडीज यानी इंडिया और वेस्ट यानी कि पश्चिमी। बाद में ही उनको पता चला कि ये और ही जगह है, इंडिया नहीं है। यहां के लोगों को रेड इंडियन भी कहा जाता है, याद रखना। क्या कहा जाता है? रेड इंडियन भी इनको कहा जाता है। तो कोलंबस ने किसकी खोज कर ली? अमेरिका की खोज कर ली। अब देखिए, इसके बाद अगला जो हमारा व्यक्ति चलता है, जो जिसकी हमें जरूरत है, जिसके बारे में हमें जानना जरूरी है, पुर्तगाल का ही एक व्यक्ति होता है जिसका नाम है वास्को डी गामा। क्या नाम है? वास्को डी गामा। ठीक है, ये पुर्तगाल का नाविक होता है और इसके दो जहाजों में, ये छोटे छोटे जहाजों से यात्रा आरंभ करता है। एक का नाम है पिंटा और एक का नाम है नैना। पिंटा नैना नामक जहाजों से ये यात्रा शुरू करता है और ये केप ऑफ वाया केप ऑफ गुड होप होते हुए कहां पहुंच जाता है? इंडिया के केरल में पहुंच जाता है। ठीक है, इंडिया के केरल में पहुंचने वाला व्यक्ति कौन है? कौन है? वास्को डी गामा है, जो कि कब पहुंचता है? 1498 में। कब पहुंचता है इंडिया में? 1498 में। तो सीधी सी बात है कि इंडिया की खोज करने वाला व्यक्ति कौन हुआ? वास्को डी गामा हुआ। ठीक है, वास्को डी गामा हुआ। कब पहुंचा इंडिया में? ये 1498 में। और वाया, वाया किसको बोलेंगे? कभी भी ये नहीं पूछा जाता कि वास्को डी गामा कब भारत आया या क्यों आया, बल्कि ये पूछा जाता है कि केप ऑफ गुड होप होते हुए, केप ऑफ गुड होप की यात्रा करते हुए भारत कौन पहुंचा? तो आप किसको बताएंगे? वास्को डी गामा को बताएंगे, जो कि कब पहुंचा था? 1498 में। तो अब आपको बात समझ में आई होगी। 5 खोजें मैंने बताई, इन 5 खोजों को समझना आपको बहुत ही जरूरी है। इनसे ही दुनिया में आगे जो है क्या होगा? ग्लोबलाइजेशन होगा। तो सबसे पहले पुर्तगीज हेनरी फोर्थ, उसके बाद जो है कौन आएंगे? बार्थ्यूम डियाज आएंगे, मैगलन आएंगे, और फिर वास्को डी गामा आएगा। वास्को डी गामा इंडिया की खोज करेगा, कोलंबस अमेरिका की खोज करेगा। अमेरिका में देखिए, अमेरिका में जब अमेरिका यहां पर कोलंबस की खोज हुई तो नॉर्थ अमेरिका को अगर हम देखें तो यहाँ की डिस्ट्रिक्ट को वाशिंगटन डीसी कहा गया है। वाशिंगटन डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। इसी तरह एक देश है साउथ अमेरिका में, कोलंबिया। क्या नाम है उस देश का? कोलंबिया। ये उन्हीं के नाम पे दिए गए हैं। ठीक है, यहीं से दुनिया में बहुत सारे चेंज आते हैं। जैसे खोजें हो गई तो अब जो है नाविक एक स्थान से दूसरे स्थान पर भरपूर मात्रा में जाने लगे। धीरे धीरे कंपास की भी खोज हो गई। लेकिन जो पूरा विश्व था उसमें जो बड़ा परिवर्तन आया वो आया रेनेसां, रेनेसां या फिर कह सकते हैं पुनर्जागरण। ये जो पुनर्जागरण है इसकी शुरुआत भी इसी दौरान होती है, और वो कहां होती है? इटली से होती है। इटली भूमध्य सागर के अंदर स्थित एक देश है, इटली। इटली का एक नगर है फ्लोरेंस। पूछा जाता है प्रश्न, पुनर्जागरण की शुरुआत वर्ल्ड में कहां से होती है? तो पुनर्जागरण की शुरुआत वर्ल्ड में इटली से होती है। और यह भी पूछा जाता है इटली के भी कौन से नगर से होती है? तो फ्लोरेंस नगर से होती है, फ्लोरेंस से। क्यों होती है? देखिए उसके पीछे भी रीजन यही है। ये रीजन है क्योंकि जब यहां पर मुस्लिमों ने कब्जा किया, यूरोप जो रोमन साम्राज्य है
उसके एक भाग पर जिसमें मुस्लिमों ने कब्जा किया, वो मुसलमान कब्जे में नहीं रहना चाहते थे, जो भी यहाँ के लोग थे, समझदार आदमी थे, तो उन्होंने प्रवास करके इस साइड वो आ गए। जब वो इस साइड आए तो यहाँ पर भूमध्य सागर में एक देश है इटली। इटली एक ऐसी कंडीशन पर स्थित देश है जो कि एक अच्छा बंदरगाह है, वहां पर बहुत अमीर लोग रहते हैं। तो अमीर लोगों ने इन लोगों को अपने यहाँ प्रश्रय दिया, रहने का स्थान दिया, और धीरे धीरे ये विद्वता का केंद्र बन गया। दुनिया में विद्वता का जो केंद्र बना वो कौन बना? इटली। इटली का भी कौन? फ्लोरेंस नगर। और यहीं से वर्ल्ड में शुरू होता है पुनर्जागरण। ठीक है भाई, आपको ये बात समझ में आई होगी। तो इसका मतलब ये हुआ ऑल ओवर कि भारत में सबसे पहले जो कंपनी आई वो कंपनी कौन थी? पुर्तगीज थी। कौन थे वो? पुर्तगीज थे। भारत में व्यापार करने के लिए जो कंपनी सबसे पहले आई वो कौन आई? पुर्तगीज आई। पुर्तगीज भी कौन आया? वास्को डी गामा आया। कब आया? 1498 में आया। उसके बाद अब अगले लेसन में हम पढ़ना शुरू करेंगे कि अंग्रेज कैसे आए, अंग्रेजों ने कैसे बंगाल को जीता। और इसमें आपको ये याद रखना है कि क्या ये स्थिति थी भूमध्य सागर में। कोई भी क्वेश्चन और क्यूरीज हो तो आप जो है मेरे से इस बात के बारे में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।